सभी को प्रणाम। आज हम अनमिलाखर पुस्तक देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साहबगंज से साहब रांची आ गए। उसके बाद ये रांची विश्वविद्यालय में इतिहास के विषय से स्नातक किया। फिर इनके चरित्र निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि ये शमशान में जाने लगे और इसके बाद हम देखेंगे कि रांची कॉलेज हॉस्टल्स के कई मित्र उटपटांग आदतों के कारण इन्हें जादूगर भी कहने लगा। तो आइए देखते हैं साहब वृंदानंद अपने जीवनी के बारे में क्या लिखते हैं अनमिलाखर पुस्तक में। सन 1968 में साहेबगंज से रांची आ गया। यहाँ अपनी इसी दिनचर्या के साथ रांची विश्वविद्यालय से इतिहास विषय से स्नातक किया। इतिहास विषय पढ़ने के कारण इनका विश्व के विभिन्न धर्मों, सभ्यताओं, संप्रदायों और मतों से विस्तृत परिचय प्राप्त हुआ। देश की आजादी का अभी दूसरा दशक ही था। फलतः पाठ्यक्रम और तत्कालीन शिक्षा पद्धति पाश्चात्य प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। पाश्चात्य परंपराओं के प्रभाव के कारण कुछ लोगों की यह धारणा थी कि विज्ञान, स्वतंत्र चिंतन और आधुनिकता अगर है तो पश्चिम के पास है। हमारे प्राचीन मनुष्यों और उनकी मान्यताओं से अध्यात्म सीखा तो जा सकता है, परंतु अंधविश्वास और दुर्बलता की धूल भी जम गई है। भारतवर्ष की तत्कालिक आध्यात्मिक सुषुप्ता अवस्था ने इन्हें नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया था। अवसर पाते ही भारतीय धर्म दर्शन सहित विश्व के लगभग सभी धर्मों, संप्रदायों, मतों एवं समाज के विषय में बहुत कुछ पढ़ लिया। यह वह अवस्था थी जब इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। इनके चरित्र का निर्माण जो साहेबगंज में शुरू हुआ था वह यहाँ चरमावस्था को प्राप्त कर रहा था। बाबूजी ने भी अपने अति परिश्रम से जो ज्ञान अर्जित किया था वह अब तक इन्हें सौंप चुके थे। इसलिए पुस्तकों के चयन में किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं पुस्तकों का चयन करते और अध्ययन आरंभ कर देते। पढ़ने की गति भी कुछ ऐसी ही थी कि पुस्तक कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता ही नहीं चलता। काफी दिनों तक अनवरत अध्ययन के बाद चिंतन के क्षितिज पर शमशान यात्रा की आदत छूट जाने का भय मंडराने लगता। तो यहाँ भी कभी कभी शमशान जाते, लेकिन ज्यादा समय पुस्तकों के अध्ययन में ही देता। अंक विज्ञान, हस्तरेखा, भारतीय ज्योतिष आदि का भी अध्ययन कर लिया था। इसलिए अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सटीक भविष्यवाणियां भी करने लगे। रांची कॉलेज हॉस्टल के कई मित्र उटपटांग आदतों के कारण इन्हें जादूगर भी कहने लगे थे। ये अब और निर्भीक हो चुके थे। अपनी मनोगत भावनाओं को छिपाए रखना उनके स्वभाव के विपरीत था। परिणाम हुआ कि इनकी न केवल नास्तिक और अघोरी रूप में निंदा फैली, बल्कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने लगा कि वे कुसंगति में पड़ गए हैं। ये बातें विविध प्रकार से विकृत होकर माँ बाबूजी तक पहले भी कई बार पहुंच चुके थे। अपने शयन कक्ष को भी ये नाना प्रकार की हड्डियों और नरमुंडों से सजाए रखते थे। माँ बाबूजी की हताशा में इनकी इन बेतुकी हरकतों के कारण अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उनका बेटा लौकिक जीवन से विरक्त न हो जाए। संसार के प्रति वितृष्णा और अनासक्ति भविष्य में बढ़ जाने के डर से अपने बेटे की मंगल कामना के लिए दोनों ने विचार किया कि इनका विवाह कर दिया जाए। उन्हें आशा थी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद वह एक स्थिर और संसारी जीवन के प्रवाह में बंध जाएंगे और इन बेतुकी आदतों में भी परिवर्तन आ जाएगा।
धर्म और कर्म जीवन रथ के दो चक्र हैं। केवल एक चक्र के बल पर जीवन रथ को नहीं चलाया जा सकता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म और धर्म दोनों को साधना पड़ता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म पर ही अपना अधिकार है, फल पर नहीं। तुम कर्म अवश्य करो, अकर्मण्य नहीं बनो। स्नातक की परीक्षा पास कर हरिंद्रानंद बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी उन दिनों पलामू जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी थे। बाबूजी इनकी तर्क शक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि से परिचित थे, इसलिए उनकी इच्छा स्नातक के बाद कानून की पढ़ाई की थी। उन्होंने हरिंद्रानंद को बुलाया और भविष्य की योजनाओं से अवगत करा दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, एक जिला के शिक्षा विभाग के मालिक, तो उनको तो चिंता थी कि हमारा बेटा कुछ लायक बने, क्योंकि ये तो हड्डी और शमशान के बीच में इनका जीवन बीत रहा था। इनका उत्तर स्पष्ट था, नहीं, मैं सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता हूँ। बाबूजी स्वयं सिविल सेवा की परीक्षा पास करके ही इस पद पर थे। उन्हें बेहतर पता था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितने श्रम और लगन की आवश्यकता होती है। बेटे के उत्तर को सुनकर अंतर की प्रबल भाव राशि को रोक पाना असंभव हो गया। चेहरे पर क्रोध के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रोधाग्नि फूट पड़े। आपको शमशान और हड्डी खोपड़ी से फुर्सत कहाँ मिलती है जो IAS बनिएगा। माँ की ओर देखते हुए हरिंद्रानंद ने कहा, आप तो कहती थी बड़े होकर बाबूजी की तरह अफसर बनो। अब मैं अफसर बनना चाहता हूँ तो मुझे वकालत करवाना क्यों चाहते हैं? यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने स्वभाव और विचार के विपरीत कोई भी कार्य व्यापार करने को तैयार नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। काफी तर्क वितर्क के उपरांत माँ के हस्तक्षेप से परिणाम सकारात्मक आया और सहमति बने। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ विधि महाविद्यालय पटना में नामांकन भी ले लिया जाए, और नामांकन जहां हुआ भी। इसके बाद साहब हरिंद्रानंद की माँ को चिंता रहती थी कि शादी बेटा का हो जाए, तो लिखते हैं, पर्वतीय श्रृंखलाओं में रचे बसे घने जंगलों से आच्छादित जिला पलामू में ही मनातू प्रखंड के अंग्रेजी शासनकाल में राय बहादुर की उपाधि प्राप्त कर एक वैभवशाली परिवार से हरिंद्रानंद के विवाह का रिश्ता आया। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिश्ता समृद्ध, संभ्रांत और सम्मानित परिवार से था, इसलिए शादी के लिए ना कहने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। फलतः माँ की इच्छा रूप बाबूजी को भी हामी भरना पड़ा। हरिंद्रानंद जानते थे कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधना की प्रशंसनीय ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता, इसलिए उन्होंने भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। 22 मई 1972 को 24 वर्ष की उम्र में इनका विवाह मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह की एवं भूमिका देवी की सुपुत्री राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ। नीलम तो वैसे भी राजमणि होती है। 27 जुलाई 1952 को श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी को दीदी का जन्म हुआ। उसी दिन मनसा देवी की भी पूजा की जाती है और सर्पों की पूजा की भी बड़ी पुरानी परंपरा आज ही के दिन उत्सव के रूप लेती है। इनके माता पिता बताते हैं कि जिस समय राजमणि नीलम का जन्म हुआ था, उस समय खाट के नीचे विषैले सर्पों के ढेर सारे सपोलों न जाने कहां से उमड़ पड़े थे। घोड़े हाथियों की सवारी, विदेशी गाड़ियों में घूमना, जंगल की सैर और पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में अथाह अनुराग था। सांपों के साथ खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। जंगल के ओझा, झाड़ फूक करने वाले स्त्री एवं पुरुष उनके मनोरंजन के साधन थे और दूर दूर से आने वाले साधुओं एवं घोड़ियों से बातें करना उन्हें अधिक रुचिकर था।
परिजनों ने जंगल के तांत्रिकों और ओझाओं के सानिध्य से आशंकित होकर गंडे और ताबीजों की पूरी माला ही राजमणि नीलम को पहना दी थी, जो विवाह के बाद तक उनके गले में एक आदिम युग की संभ्रांत महिला का भान करा रहे थे। सुविधाओं और समृद्धि में पलता बचपन जंगलों के सौंदर्य के संसर्ग में सयाना हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर पर ही कराई गई थी। मास्टर आते पढ़ाकर चले जाते। संगीत और कला के प्रति जन्मजात आकर्षण था। मऊआर साहब ने हजारीबाग के एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया, किंतु शहरी वातावरण रास नहीं आया। 2 वर्षों के बाद पुनः उन्हें वापस ले आया गया। अल्पायु से अपने घर परिवार की व्यवस्था, बाहर भीतर काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन, उनकी व्यवहार कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता को प्रखर करता गया। सांपों की दुनिया से उनका लगाव और शक्ति की पूजा उनका स्वभाव था। नियति और मानव जाति के भाग्य का इतिहास लिखती है, गृहस्थ हरिंद्रानंद की साधना का साधक बनकर आया, न कि बाधक। इसी वर्ष 1972 में ही हरिंद्रानंद संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उत्तीर्ण हुए, किंतु मेडिकल परीक्षण में असफल होने के कारण अंतिम परीक्षा फल में इनका नाम नहीं आया। बाबूजी जब तक पलामू में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पुत्र देश की सबसे बड़े प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं, पर था तो यह सत्य। हरिंद्रानंद ने अपनी मेधा की पहली पहचान दिखाई थी। जीवन की निष्ठुरताओं और वास्तविकताओं से संभवतः पहला अनुभव था जब भारतीय पुलिस सेवा में आने से वंचित हो गया। पटना लॉ कॉलेज में नामांकन तो था ही, कानून की पढ़ाई आरंभ कर दी थी। असफलता के क्षणों में मन को वैसी ही चीजें रास आती है जिसमें वह रुचि पाता है। ऐसे में उन्हीं चीजों का संबल ढूंढता है। पटना और आरा आना जाना रूटीन का हिस्सा बन गए थे। क्योंकि ये बाबूजी शाहाबाद जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो गए थे, तो इन्होंने पुनः विभिन्न शमशानों में साधना शुरू कर दी और साहब का फिर चयन वीडियो के रूप में हो गया था। सभी को धन्यवाद।